जरा सोचो, एक दिन तुम्हारी आंखें खुले और तुम्हें पता चले कि तुम पास्ट में पहुंच गए और ऊपर से तुम एक लड़की बन जाओ, तो तुम्हारे तो शायद पैरों तले जमीन ही खिसक जाएगी। कहानी शुरू होती है बोंग नाम के आदमी से। बोंग साउथ कोरियन प्रधानमंत्री के ऑफिशियल घर में हेड शेफ की नौकरी करता है। शाम के समय उसे बताया गया कि आज चाइनीज एम्बेसडर मेहमान बन के खाने पर आने वाले हैं। एम्बेसडर को मछली की हड्डी से सख्त एलर्जी है, इसलिए बोंग को सख्त ऑर्डर्स दिए गए कि डिनर में बिना हड्डी के बेहद टेस्टी मछली तैयार करे। ये सुनते ही बोंग तुरंत अपने काम में जुट गया। रात के समय जब उन्होंने एम्बेसडर को डिनर परोसा तो पहले ही निवाले में खाने में एक फिश हुक निकला। अब बोंग के सर पर बड़ी मुसीबत आ पड़ी थी। पूरे महल में गार्ड्स उसे ढूंढने लगे। 2 पुलिस वाले तो उसे ढूंढते हुए उसके घर तक पहुंच गए। बोंग को पता था कि अब वो नहीं बच पाएगा, इसलिए उसने बालकनी से कूदकर भागने की कोशिश करी। उधर ऑफिसर्स भी उसका पीछा कर रहे थे। इसी हड़बड़ी में बोंग का हाथ बालकनी से छूट गया और वो एक स्विमिंग पूल में जा गिरा। उसका सर जोर से स्विमिंग पूल के फर्श पर टकराया, फिर अचानक से वो और नीचे डूबता ही चला गया। तभी एक सुंदर सी लड़की तैरते हुए उसके पास आई और उसे किस कर लिया। जब बोंग की आंख खुली तो उसने खुद को एक अजीब से बेड पर उससे भी अजीब कमरे में पाया। बोंग को महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है और वो जल्दी से एक शीशे के सामने गया। शीशा देखकर उसके पैरों तले तो जमीन ही खिसक गई, क्योंकि वो एक लड़की बन चुका था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर उसे लगा कि ये तो एक सपना ही होगा, शायद सच में थोड़ी ना भैया से दीदी बन जाऊंगा। बोंग ने कमरे से बाहर निकलकर जानने की कोशिश करी कि आखिर माजरा क्या है। वहाँ उसे बहुत सारी लड़कियां मिली जो उसे देखते ही जय हो राजकुमारी के नारे लगा के उसके सामने सर झुका के बैठ गई। अब तो बोंग और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया और उसने घबरा कर भागना चालू कर दिया। बाहर जाके उसको ध्यान आया कि उसका तो छोटा बोंग भी गायब है। उसे लगा कि किसी ने उसको किडनैप करके उसका सेक्स चेंज कर दिया है। लेकिन जब उसने अपनी आसपास की दुनिया को ध्यान से देखा तो उसे समझ आया कि असल में वो टाइम ट्रैवल करके पास्ट में आ चुका था। अगली सुबह बोंग ने उठकर अपनी दासी से अपनी पहचान के बारे में पूछा। पता चलता है कि वो किसी तरीके से 19वीं सदी में पहुंच गया था। वो किम सो योंग की एक राजकुमारी के शरीर में था और तो और कुछ ही दिनों में उसकी शादी महाराज चियोल युंग से होने वाली है, जिसके बाद वो रानी बन जाएगा। दासी ने ये भी बताया कि कुछ दिनों पहले वो एक पास के तालाब में डूब गई थी। वो तो सैनिकों की नजर पड़ गई जो उसे बचाकर तालाब से वापस महल में लिया है। ये सुनकर बोंग ने हिसाब लगाया कि उसकी और किम की आत्माएं आपस में बदल गई होंगी और अब घर वापस जाने का एक ही तरीका है, वो तालाब। बोंग ने दासी से उसे तालाब के पास ले जाने को कहा। वो तालाब में कूदकर वर्तमान समय में वापस आने की तैयारी में था, लेकिन उसका तो प्लान मिट्टी में ही मिल गया जब वो तालाब की बजाय कीचड़ में जा गिरा। बोंग ये सुनकर हताश हो गया, लेकिन उसे पता था कि उसकी मुश्किल का हल पानी ही है। जहाँ भी उसे पानी मिलता वो जबरदस्ती खुद को उसमें डुबाने लगता। यहाँ तक कि तो उसने तो पोछे वाली बाल्टी में ही अपना मुंह दे दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ दिन बाद उसकी शादी का दिन आ गया। बोंग को महल के रीति रिवाजों के बारे में कुछ पता तो था नहीं, पर उसने दासियों की मदद से जैसे तैसे सारी रस्में पूरी करी। फिर आया दोस्तों सुहाग रात का समय और इस बारे में सोच के बोंग के पेट में तो गुड़गुड़ी होने लग गई। तो उसने राजा को इतनी शराब पिलाई कि वो तो टल्ली होके सो गया। राजा के सोने के बाद ही बोंग ने चैन की सांस ली। अगले दिन बोंग के उठने पर नौकर उसके लिए खाना लेके आए, लेकिन वो उसे इतना बकवास लगा कि अच्छी खासी भूख ही मर जाए। उसने शाही बावर्ची के लिए पैगाम भिजवाया कि उसे रामन नाम की एक जापानी डिश बना कर दे। बावर्ची को ऐसा कुछ बनाना आता नहीं था, लेकिन फिर भी उसने रानी के लिए जैसे तैसे कुछ तैयार करके भेजा। उसने डिश को कई बार बनाने की कोशिश करी, लेकिन हर बार बोंग उसमें कमियां निकालकर वापस भेज देता। आखिरकार शेफ भी तंग आ गया और उसने अपने हाथ खड़े कर दिए। उसने गुस्से में यह कह दिया कि रानी जी को इतना ही पता है तो खुद ही आकर बना ले। बोंग को अब भी अपनी खाना बनाने की सारी रेसिपीज याद थी। वो शाही किचन में गया और एक चाकू उठा लिया। सारे नौकर उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे, क्योंकि बचपन से आज तक रानी ने रसोई घर में तो कदम ही नहीं रखा था। सब डरे हुए थे कि ये सब्जी के साथ साथ कहीं अपनी उंगलियां भी ना काट ले, लेकिन बोंग ने बहुत ही तेजी से सब्जियों को काटना शुरू कर दिया। उसने सब कुछ एकदम परफेक्ट और सही साइज में काटा और आखिरकार लजीज रामन तैयार कर दिया। वो अपने कमरे में जाकर मजे से अपना बनाया खाना खाने लगा, लेकिन उधर
रसोई घर में शेफ को रानी की काबिलियत से जलन होने लगी। उसने बाकी सबसे कहा कि ये खाना सिर्फ दिखने में ही अच्छा है, स्वाद बिल्कुल बकवास होगा इसका। अपनी बात को सही साबित करने के लिए उसने बर्तन में बचा कुचा खाना चखा। वो इतना स्वाद था कि उसके हाथ से तो चम्मच ही छूट गई। इसके बाद बोंग को एक तरकीब सूझी। उसने सोचा कि वो अपनी खाना बनाने की काबिलियत से शाही परिवार का दिल जीत सकता है। अगर उसने महारानी को अपने खाने से खुश कर दिया तो वो तालाब को फिर से भरने के लिए मान जाएगी। बोंग फिर से रसोई घर में गया, लेकिन शाही बावर्ची फिर से अपनी धौंस जमाने लगा। इस बार तो बोंग भी चिढ़ गया और उसने शेफ को खाना बनाने के मुकाबले के लिए चुनौती दे दी। पहले तो शेफ ने मना कर दिया, लेकिन बोंग के बार बार उकसाने पर वो भी आखिर मान गया। नौकर के घंटी बजाते ही मुकाबला शुरू हो गया। बावर्ची ने अपना चाकू उठाया और तेजी से गाजरें काटने लगा, लेकिन रानी के हाथ इससे भी तेज थे और उसने पलक झपकते ही एक खीरा काट दिया। कुछ ही मिनटों बाद बोंग की डिश तैयार हो गई और उसने बावर्ची से पहले घंटी भी बजा दी। वैसे हमारी रानी साहिबा मुकाबला जीत चुकी थी, लेकिन बावर्ची चिढ़कर कहने लगा, असली जीत तो स्वाद से ही होगी। बोंग ने शाही कुजीन एक्सपर्ट से कहा कि दोनों के खाने को चख के बताए कि कौन सा खाना बेहतर है। उसे रानी की बनाई डिश बेहद पसंद आई और बोंग जीत गया। इसके बाद किचन का पूरा कंट्रोल बोंग के हाथ में आ गया। उसने महारानी के खाने को ध्यान से देखकर समझा कि वो चुन चुन कर खाती थी, क्योंकि हाल ही में उनके दांत में दर्द रहने लगा था। तो बोंग ने फैसला किया कि वो महारानी के लिए नरम खाना बनाएगा। उसने बड़ी मेहनत से आलू और दूध की एक डिश बनाई और उसे कुछ फूलों से सजा के उसे दिखने में भी खूबसूरत बना दिया। बोंग खुश होकर खुद ही महारानी के लिए खाना लेकर गया, लेकिन उस तक पहुँचते पहुँचते वो खाना रास्ते में ठंडा हो गया था और प्लेट में थोड़ा इधर उधर फैलने की वजह से खाना अब दिखने में भी अच्छा नहीं लग रहा था। ये सुनकर बोंग उदास हो गया और महल में वापस जाते समय उसके दिमाग में खाना परोसने का एक जबरदस्त आइडिया आया। उसने एक कपड़े की सिलाई करी और कुछ कारीगरों से कहकर एक स्पेशल खाना पहुंचवाने के लिए छोटी अलमारी बनवाई। वो हर तरफ से ढका हुआ था, जिससे खाना गरम का गरम ही रहता था। बोंग हर रोज एक से बढ़कर एक डिशेस बनाता और नौकरों के हाथ महारानी के पास भिजवा देता। महारानी भी गर्मा गर्म खाना सफा चट कर जाती थी। सब कुछ बोंग के आइडिया के हिसाब से बढ़िया चल रहा था। कुछ दिनों बाद राजा ने एक दावत रखी, जहां पूरे देश से मंत्री आने वाले थे। बदकिस्मती से उसी दिन सारे रसोइये बीमार पड़ गए और रसोई में नौकरों की कमी हो गई। जब ये बात बोंग को पता चली तो उसने रसोइयों की मदद करने का फैसला किया। वो भेस बदलकर रसोई तक पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि सिर्फ बंदों की नहीं, सब्जियों की भी कमी है। अब ज्यादा सामान तो था नहीं, तो उसने सोचा कि इन लोगों ने चिप्स तो कभी खाए ही नहीं होंगे। उसने आलू की पतली पतली स्लाइसेस काटकर एक स्टिक पर लगाई और उन्हें डीप फ्राई कर दिया। मेहमान चिप्स को देखकर ज्यादा खुश नहीं हुए, क्योंकि वो तो शाही खाने की आस लगाए हुए बैठे थे, लेकिन चिप्स के मुंह में जाते ही सब उनके दीवाने हो गए। अगली डिश बोंग के लिए और भी मुश्किल थी, क्योंकि रसोई में मीट नहीं था। उसने वेजिटेबल बर्गर बनाया और साइड में टमाटर रख दिया। अपनी इस नई डिश को उसने नाम दिया मैकडोनाल्डो, जिसे हम सस्ता मैकडोनल्ड्स भी कह सकते हैं। ये भी सबको इतना बढ़िया लगा कि सारे मेहमान उंगलियां चाटते रह गए। मीठे में बोंग ने एक जेली डेजर्ट बनाया, लेकिन कुल्फी की डंडियों पे उसने कुछ भी लिख कर कह दिया कि ये खाने वाले को उसका भविष्य बताएगी। सभी को वो कुल्फी खाकर अपना भविष्य जानने की बड़ी ही उत्सुकता हुई। बोंग ने दावत को बर्बाद होने से बचा लिया था। महारानी उसकी काबिलियत और सूझबूझ से बहुत ही खुश हुई और उसने बोंग से अपना इनाम मांगने को कहा। बिना वक्त गवाए बोंग ने तालाब को फिर से भरने की मांग करी। महारानी ने उसकी बात मान ली और नौकरों को काम पर लगा दिया। लेकिन 19वीं सदी में इस काम को करने के लिए कोई मशीन तो थी नहीं। नौकर दूर के एक कुएं से बाल्टियां भर भर कर तालाब में डाल रहे थे। बोंग परेशान हो गया, क्योंकि इस काम में बहुत टाइम लग रहा था। उसने एक नया तरीका निकाला और सभी नौकरों को एक जगह खड़ा रहकर सिर्फ पानी की बाल्टी को आगे पकड़ाने को कहा। इस सिस्टम से काम बहुत ही आसानी से और जल्दी होने लगा। बोंग दिन रात बैठे तालाब भरता देखता रहा। कई दिन बीत गए, लेकिन तालाब में अब भी ना के बराबर ही पानी था। वो इंतजार करते करते थक चुका था। तभी अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई और धीरे धीरे तालाब भरने लगा। बोंग बारिश को देखकर बहुत खुश हुआ। कुछ घंटों बाद तालाब भर गया और बोंग एक पत्थर पर अपना नाम लिखकर तालाब में कूद गया। कहानी की शुरुआत की तरह ही वो अब भी पानी में डूबे जा रहा था। आंखें खुली तो वो खुद को हॉस्पिटल में देखकर हैरान रह गया। एक पुलिस ऑफिसर कुछ ही दूर सो रहा था। उसे लगा कि खाने में वो फिश हुक मिलने की वजह से उसे वो गिरफ्तार करने वाले हैं। उसने धीरे से वहां से रफू चक्कर होने की कोशिश करी, लेकिन ऑफिसर ऐन मौके पे उठ गया और उसका पीछा करने लगा। बोंग
बॉन्ग उससे तो दूर आ गया, लेकिन सामने से 2 और पुलिस ऑफिसर्स ने उसे घेर लिया। किसी तरह से बचते बचाते वो एक लाइब्रेरी में गया, जहाँ उसने हिस्ट्री की एक किताब ढूंढी। वो 19वीं सदी की जोसियोन डायनेस्टी के बारे में पढ़कर मुस्कुराया, क्योंकि वो भी अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका था। लेकिन उसी वक्त पुलिस वाले भी वहाँ आ पहुंचे। बॉन्ग ने एक बार फिर से भागने की कोशिश करी, लेकिन एक ऑफिसर ने उसे बताया कि वो उसे पकड़ना नहीं चाहते। पता चला कि उसके टाइम ट्रैवल की वजह से प्रेजेंट यानी वर्तमान भी बदल चुका था। अब पुलिस उसे पकड़ नहीं रही थी, बल्कि उसे तो सिक्योरिटी दे रही थी, क्योंकि बॉन्ग ने जासूस बनकर एक करप्ट नेता का पर्दाफाश किया था। बॉन्ग ने तुरंत एक कंप्यूटर में सर्च करके पता लगाया कि वो सच कह रहे थे। आखिरकार वो एक सड़क पे खड़ा हुआ सोच रहा था कि कैसे इतिहास के एक छोटे से बदलाव से भविष्य पे इतना बड़ा असर पड़ जाता है, और यही कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो, ताकि ऐसी ही मजेदार मूवीज हम आप तक और लाते रहें। आपके एक लाइक से हमको बहुत प्रोत्साहन मिलता है।